सिया, मेरी बात सुनो सिया। गलत मत समझना, प्लीज सिया। सिया को सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। विक्रम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो वहां से निकल चुकी होती है। सर मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं उनसे 20 से 25 साल छोटी हूँ और ये सब सही नहीं है। सिया किसी को कुछ भी नहीं बताती और सीधे अपने घर चली जाती है। क्या हुआ सिया? किसी चिंता में हो क्या? तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है। कोई बात है क्या? नहीं तो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। पक्का ना? हाँ भैया, आप खामखा फिक्र कर रहे हो। आप बस अपना ख्याल रखिए, मैं एकदम खुश हूँ। फिर ठीक है। अब विक्रम सिया को बार बार फोन कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल ही नहीं उठाती। पता नहीं सिया के मन में अब क्या चल रहा होगा। ये सब क्या हो गया? अब मैं कैसे समझाऊं उसे? वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रही। विक्रम भी अब बहुत परेशान हो जाता है। अरे विक्रम बेटा, सिया से कह दो कि कल शाम काम खत्म करके थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाए। मैं घूमने गई थी ना, वहां से थोड़ा बहुत सामान खरीद कर लाई हूँ सबके लिए। उसके लिए भी कुछ लाया है मैंने और वही उसे देना है। अरे नहीं माँ, सिया मेरा फोन नहीं उठा रही। आप ही उसे कॉल करके बुला लो। अरे ऐसे कैसे वो तेरा फोन नहीं उठा रही? ठीक है, मैं उसे आज शाम को कॉल करती हूँ। अभी वो केक शॉप में बिजी होगी ना, इसीलिए। जी माँ। फिर शाम होने पर सुलेखा सिया को कॉल करती है। तभी सिया सुलेखा को सब कुछ बता देती है और वो सब सुनकर सुलेखा काफी चौंक जाती है। क्या विक्रम तुमसे प्यार करने लगा है? हाँ आंटी जी, अब आप ही बताइए, इतना सब होने के बाद में मैं वहां पर कैसे आऊं? कैसे बात करूं उनसे? मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। सिया बेटा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे मिलने आऊंगी और मैं विक्रम से इस बारे में बात भी करूंगी। लेकिन आंटी जी, सुलेखा कॉल कट कर देती है। हे भगवान, ना जाने अब क्या होगा। जिस इंसान को मैंने एक अच्छा दोस्त माना, उसके मन में मेरे लिए ये सब चल रहा था। अभी तक मेरे दिमाग से वो सब जा भी नहीं रहा, लेकिन मुझे कुछ भी करके वो सब भुलाना ही होगा और आज के बाद मैं विक्रम सर से कभी नहीं मिलूंगी। वही दूसरी तरफ सुलेखा विक्रम से सवाल करती है और उसे सब पूछती है। हाँ माँ, ये सच है। मैं सिया से प्यार करने लगा हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये सब मेरी कहने की हिम्मत कभी नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने अपने जज्बातों को अपनी पर्सनल डायरी में लिख के रखा था। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि मेरी डायरी सिया के हाथ लग जाएगी और सब कुछ इस कदर बिगड़ जाएगा। लेकिन बेटा, तू तो जानता है ना, तुम दोनों के बीच उम्र का कितना बड़ा फासला है। पूरे 20 से 25 साल बड़ा है तू उससे, बिल्कुल उसके पिता के उम्र के बराबर। तो फिर उसके बावजूद भी तूने उससे प्यार कैसे किया? अरे माँ, अब आपको मैं क्या बताऊं। प्यार उम्र या रंग रूप देखकर नहीं होता। प्यार तो दो लोगों की आत्माओं का मिलन होता है और मुझे तो सिया के स्वभाव से, उसकी बातों से और उसके मन से प्यार हुआ है। फिर उम्र से क्या लेना देना माँ। और मैं जानता हूँ ये समाज और आप सब मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा प्यार सच्चा और पवित्र है। विक्रम बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब समझती हूँ। मैं तो बस तेरे मुंह से सब कुछ सुनना चाहती थी। देख बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सिया तुझसे प्यार नहीं करती और वो तेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बसा पाएगी। ये समाज अच्छा नहीं है बेटा। यहाँ के लोग तुम दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुझे अपने जज्बातों को अपने मन में ही रखना होगा और इनका कोई भविष्य भी नहीं हो सकता बेटा। हाँ माँ, आपने सही कहा। फिर विक्रम उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है
अब दिन गुजरते जाते हैं और सिया और विक्रम के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे ये क्या सिया, ड्रॉवर में से पूरे 20,000 रुपए गायब हुए हैं। सच कहो, इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? नहीं सर, और ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ओ प्लीज सिया, अब ज्यादा अच्छी और सच्ची बनने का ढोंग मत करो। आज सुबह से शॉप में सिर्फ तुम अकेले ही हो, तो फिर तुमने चोरी नहीं की तो फिर किसने की है? बताओ मुझे, और कौन आया था यहाँ पर? मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं यहाँ इतने महीनों से काम कर रही हूँ, और अगर मुझे कुछ ऐसा करना ही होता तो मैं पहले ही कर चुकी होती। मैंने कोई चोरी नहीं की है सर, सच कह रही हूँ मैं, और मैंने सुबह से ड्रॉवर की तरफ देखा भी नहीं है। लेकिन एक बात है, आज सुबह मैं जब शॉप पर आई थी तभी शॉप के पीछे की खिड़की खुली हुई थी। क्या? हाँ सर, हमेशा वो खिड़की बंद ही रहती है, लेकिन आज ही खुली थी। हो सकता है कि रात में कोई चोर आया हो और उसी ने चोरी की हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये सब तुम खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कह रही हो। तुम्हारी सारी बातें सरासर झूठ है। नहीं सर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। चुप करो सिया, चोरी तुमने ही की है, और अब मैं तुम्हें यहाँ पर काम करने नहीं दूंगा, और तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। चोरी रात में ही हुई होगी, और आज ये महीना खत्म हो रहा है, और अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरी इस महीने की मेहनत जाया हो जाएगी। प्लीज मुझे सैलरी दे दीजिए, और आप मुझे काम से मत निकालिए सर। मैं अकेली ही अपने परिवार को संभालती हूँ, और आपको तो मेरे हालात अच्छे से पता है सर। प्लीज सर। ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ, और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा इतना बड़ा नुकसान करके तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें सैलरी भी दूं? अरे तुम्हें तो कोई चवन्नी भी नहीं मिलेगी। गेट लॉस्ट, और दोबारा यहाँ पे मत आना। और तुम तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, वरना मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे खिलाफ चोरी की कंप्लेंट दर्ज कर सकता हूँ। चोरनी कहीं की। रौनक की बातें सुनकर सिया अब फुट फुट कर रोने लगती है, और उसे ना चाहकर भी वहां से निकलना ही पड़ता है। उस रात तेज बारिश हो रही होती है, और सिया रोते रोते सड़क के किनारे बेंच पर बैठी होती है। क्यों भगवान जी, क्यों? पहले से ही मेरे जीवन में इतनी सारी मुश्किलें हैं, अब मेरा काम भी छूट गया। क्यों हमेशा सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ ही गलत होता है? मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे उसके इल्जाम में काम से निकाल दिया। अब मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगी? सिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और वो पूरी तरह से भीग चुकी होती है। तभी वहां पर कोई आता है और सिया के सर को छाते से ढक लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम ही होता है। विक्रम सर, आप? सिया, इतनी तेज बारिश चल रही है और आप यहाँ पर भीग रही हो। चलिए मेरे साथ चलिए। नहीं सर, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखो सिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें सुलेखा आंटी की कसम। ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्यों मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं? फिर विक्रम सिया को अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले जाता है। देखो सिया, मैं जानता हूँ कि आपने डायरी में जो भी पढ़ा होगा वो पढ़कर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि प्यार कोई उम्र देखकर नहीं होता, वो कभी भी किसी से भी हो सकता है। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बात मेरे तक ही रखना चाहता था, कभी आपसे इजहार करने का इरादा भी नहीं था। देखिए सर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और मैं अभी ठीक हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं सिया, मैं आज तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती ही रहेगी, मेरी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी, और इस दोस्ती के रिश्ते में और कोई जज्बात नहीं होंगे। लेकिन प्लीज सिया, मुझसे दूर मत जाओ।
लेकिन सर, देखो सिया, इतने सालों बाद मेरा कोई अच्छा दोस्त बना है। किसी ने मेरी उदास माँ के चेहरे पर मुस्कान लाई है। और ऐसे में अगर तुम मुझे और मेरी माँ को छोड़ दोगी तो कैसे चलेगा सिया? मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। मेरी माँ किस हो? ठीक है सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप जो भी कह रहे हो वो आप जरूर करोगे। हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और आगे भी अच्छे दोस्त ही रहेंगे। मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिया। और सिया, जब तुम वहां केक शॉप में रो रही थी तभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मैं जान गया कि तुम्हें उस रौनक ने झूठी चोरी के इल्जाम में काम से निकाल दिया है। हाँ सर, और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम चिंता मत करो सिया। तुम्हें अगर पैसों की मदद चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ। और एक दोस्त अपने दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं सर, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी। मुझे अपने पर किसी का उधार नहीं चाहिए। ठीक है सिया, अगर तुम्हें आत्मनिर्भर होकर ही पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें काम देता हूँ। मेरी कंपनी में काम करो। तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है ना? हाँ सर, हो चुकी है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें काम समझ भी नहीं आया तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं तुम्हें मदद करने के लिए। और तुम पैसों की चिंता करना छोड़ दो। सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। शुक्रिया सर। अब सिया विक्रम की कंपनी में काम करने लगती है और वो उसे सब कुछ अच्छे से समझाता है। विक्रम और सिया एक साथ ही ऑफिस जाते और एक साथ ही वापस लौटते। वो दोनों अब साथ में बहुत सारा वक्त बिताते हैं। विक्रम सर, ये मेथी के पराठे मेरी माँ ने बनाए हैं और ये चटनी मैंने बनाई है। वाह सिया, पराठे तो काफी टेस्टी है और ये चटनी भी। मानना पड़ेगा, तुम्हारी माँ और तुम दोनों भी मास्टर शेफ हो। थैंक यू सर। अब सिया और विक्रम के बीच में जो खटास आ गई थी वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। फिर एक रोज अचानक से सिया को घर से कॉल आता है। क्या हुआ सिया? सर, माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें एडमिट करना होगा। रिपोर्ट्स में डेंगू आया है, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे है ही नहीं कि मैं अपनी माँ को एडमिट करूं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो सिया, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन सर, आपकी तो एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना अभी। तुम पागल हो क्या सिया? अरे मीटिंग इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी माँ की तबीयत? अब चलो जल्दी। फिर विक्रम और सिया फौरन जमुना को एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद सिया की माँ ठीक हो जाती है। ये लो सिया, ये पेपर स्प्रे है। आजकल बाहर का माहौल ठीक नहीं है। अगर तुम अकेले रहो और कोई तुम्हें सताए तो सीधा इसका इस्तेमाल करना। बिल्कुल मत डरना। थैंक यू सर। विक्रम हर बार सिया की मदद करता है, उसकी एक सच्चे साथी की तरह देखभाल भी करता है और ये सब देखकर सिया को भी उससे प्यार होने लगता है। विक्रम सर हर मोड़ पे मेरे साथ खड़े रहे। ऐसा तो एक सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। उन्होंने बिल्कुल सच कहा था कि प्यार उम्र वगैरह देखकर नहीं होता। प्यार तो दो लोगों के मन का मिलाप होता है। पहले पहले तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है कि ये एहसास कोई और नहीं बल्कि प्यार ही है। फिर सिया विक्रम को एक सुंदर सी जगह पर बुलाती है। अरे सिया, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कुछ जरूरी बात करनी थी क्या मुझसे? हम ऑफिस में भी तो मिल सकते थे ना। नहीं विक्रम सर, ये बात मैं आपसे ऑफिस में नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सर। क्या? सिया के मुंह से ये बातें सुनकर विक्रम एकदम हैरान रह जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। आंचल, तो यहाँ पर?
हाँ झिलमिल दीदी, वो तेजेंद्र काका मुझे यहाँ पर लेकर आए। झिलमिल बहू, आंचल भी मेरी बेटी के समान है, और जब बेटी माना ही है तो पिता का फर्ज निभाने में कैसे पीछे हट सकता हूँ। अब से आंचल हमारे साथ ही रहेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया। आओ बेटा, अंदर आओ। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झिलमिल बिटिया, धन्यवाद कहकर मुझे पराया महसूस मत करा। तुम दोनों तो मेरी ही बेटियां हो। अब आंचल उसी घर में रहने लगती है। फिर रात में झिलमिल अपने पिता की तस्वीर देखकर रोने लगती है। तभी विवेक उसे सांत्वना देता है। झिलमिल, रो मत यार, मैं हूं ना। तुम्हारे पापा की यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, और हमारी शादी होने के बाद ही उनका देहांत हुआ। उनकी ये इच्छा अधूरी नहीं रही, पूरी हो गई है। हाँ विवेक जी, वो तो है। और वैसे भी झिलमिल, तुम्हारे पापा भले ही इस दुनिया को छोड़कर गए हो, लेकिन उनका आशीर्वाद और प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, है ना? हाँ विवेक जी, आप सही कह रहे हैं। पापा मेरे साथ ही है। विवेक जिस तरह से उसका ख्याल रखता है, यह देख झिलमिल को बहुत अच्छा लगता है। फिर 2 दिन बाद अचानक से जब विवेक सुबह उठता है, तभी वो सब कुछ देख पाता है। अरे ये क्या? मेरे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये तो चमत्कार ही हो गया। अरे वाह, मैं तो सब कुछ देख पा रहा हूँ। विवेक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा था। मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटने के 50% चांसेस है, और आज वो सच हो गया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अब मैं सबसे पहले जाकर अपनी झिलमिल को देखूंगा। झिलमिल, झिलमिल। फिर विवेक झिलमिल से मिलने जाता है, और तभी उसे आंचल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे झिलमिल समझ बैठता है। झिलमिल, देखो झिलमिल, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ झिलमिल, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा सुंदर हो। लेकिन मैं झिलमिल। तभी वहां पर उसके माता पिता आते हैं। माँ पापा, देखो ना, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। इतना कहकर विवेक आंचल को गले से लगाता है, और यह देखकर तेजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। विवेक, तुम जिसे झिलमिल समझ रहे हो, वो झिलमिल है ही नहीं, बल्कि वो तो उसकी छोटी बहन यानी तुम्हारी साली आंचल है। ये है झिलमिल। क्या? हाँ विवेक जी, मैं हूँ आपकी पत्नी झिलमिल। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी बीवी कैसे हो सकती हो? अरे तुम तो कितनी बदसूरत हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत सुंदर होगी, बिल्कुल अपनी बहन आंचल की तरह। लेकिन तुम तो 1% भी अपनी बहन की तरह नहीं दिखती। पापा, यह आपने किस लड़की से मेरी शादी करा दी? मेरे अंधे होने का आपने फायदा उठाया है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है पापा। शांत रहो विवेक। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, कल तक तो तुम झिलमिल से बेशुमार प्यार करते थे, और आज जब तुमने इसकी शक्ल देख ली तो अब तुम्हें इससे नफरत होने लगी है। हाँ? हाँ पापा, क्योंकि मैं एक काली लड़की के साथ नहीं रह सकता। बस कीजिए जीजू, मेरी दीदी काली जरूर है, लेकिन भूलिए मत, इसी काली लड़की से आप दिल लगा बैठे हो, और इसी काली लड़की के साथ इतने दिनों से आप बातचीत कर रहे थे, और इसी से आपको इतना प्यार हुआ है। और प्यार तो मन से होता है, तो फिर उसके रंग को देखकर आपका प्यार फीका कैसे पड़ गया? विवेक जी, मुझे तो यह लगा था कि आपको मेरे काले रंग के बारे में पहले से पता है, लेकिन आपको नहीं पता था, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको ये रिश्ता नहीं निभाना तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं झिलमिल, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की बहू हो और विवेक की धर्म पत्नी हो।
तुम्हारी जगह यही इसी घर में है। और विवेक, तुमने इसके साथ फेरे लिए हैं और अब तुम इसे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते। तुम्हें ये शादी निभानी ही होगी। हाँ विवेक, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अपनी घटिया सोच को बदलो। प्यार किसी रूप और रंग से नहीं होता, बल्कि मन से होता है। ठीक है माँ पापा, अब जब इस रिश्ते में मैं बंध ही चुका हूँ तो मैं इसकी लाइफ खराब नहीं करूंगा। मैं इसके साथ ये शादी जरूर निभाऊंगा, लेकिन मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। दैट्स इट। बाकी मेरा ये शादी निभाने का कोई मन नहीं है। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। उस दिन झिलमिल बहुत रोती है। अब जब जब वो विवेक के पास आने की कोशिश करती है, वो झिलमिल को इग्नोर करता है। विवेक जी, आपके लिए कोल्ड कॉफी बना दूं? नहीं झिलमिल, मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। और विवेक जी, विवेक वहां से चला जाता है। इतनी बदनसीब हूं मैं। सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा काला होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। विवेक अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता है। और ऐसे ही एक सुबह, आंचल, तुम कॉलेज जा रही हो ना? चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जीजू, पहले ही बहुत कुछ हो गया है और इस हालात में अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो ये देखकर दीदी को और बुरा लगेगा। उस दिन भी आपने मुझे दीदी समझ लिया था, तब भी दीदी को बहुत बुरा लगा था। आई नो आंचल, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुम्हारे दीदी को छोड़ दिया है। हूं ना उसके साथ। और सॉरी अगर तुम्हें मेरी कई बात कोई बुरी लगी हो तो, लेकिन तुम अब मेरी साली हो और अब तुम भी एक प्रकार से मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है जीजू। अब विवेक आंचल को हर रोज कॉलेज छोड़ने जाता है और शाम को आते समय उसे घर लेकर आता है। फिर एक शाम वो दोनों हंसते गपियाते हुए घर लौटते हैं और ये देखकर झिलमिल के मन पर बहुत ठेस लगती है। हाँ जीजू, मैं तो आज के बाद उस कैफे में कभी नहीं जाऊंगी। क्या हंसाया उस आदमी ने। हाँ चल, सीरियसली। ये दोनों कितने करीब आते जा रहे हैं। आएंगे भी क्यों नहीं। विवेक जी को अपनी काली बेबी से ज्यादा गोरी साली जो पसंद है। सच में मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। फिर एक रात जब झिलमिल की आँख खुलती है, तभी वह देखती है कि विवेक कमरे में है ही नहीं। ये क्या, ये विवेक जी कहाँ पर चले गए? फिर जब झिलमिल बालकनी में जाती है, तभी वो विवेक और आंचल को गार्डन में बैठकर बातें करते हुए देख लेती है और उन्हें ऐसे साथ में देखकर उसे बहुत दुख होता है। गुजरते समय के साथ साथ अब विवेक और आंचल के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन जब घर में पूजा होती है, तभी सदा सुखी रहो बच्चों, ये लो प्रसाद। भगवान करे कि तुम दोनों की जोड़ी जन्मों जन्मांत तक कायम रहे। क्या? अरे ये आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? ये दोनों शादीशुदा जोड़ा नहीं है। विवेक जी की पत्नी मैं हूँ। आप इन्हें और मुझे आशीर्वाद दीजिए और प्रसाद भी। अच्छा अच्छा, मुझे माफ करना बिटिया। मुझे लगा कि ये तुम्हारी बहन और विवेक ही पति पत्नी है। झिलमिल से अब आंचल और विवेक का साथ रहना देखा नहीं जाता। फिर एक रात आंचल की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। ओह गॉड आंचल, ये तुम्हें क्या हो गया अचानक से? जीजू, बस हल्का सा बुखार आया है। वो कल मैं बारिश में भीगी थी ना, इसीलिए। अरे बुखार चाहे हल्का हो या तेज, तुम्हारी तबीयत तो खराब हो ही गई ना। और अब ये और ज्यादा खराब हो, उससे पहले मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं जीजू, मैं दवाई खा लेती हूँ। मैंने घर आते समय मेडिकल से ले ली थी। नहीं आंचल, डॉक्टर की दवाई में और मेडिकल से लाई गई दवाई में बहुत फर्क होता है। आखिरकार विवेक अपनी ही मनमानी करता है
और वो डॉक्टर को बुलाता है और उसे आंचल का इतना ख्याल रखते हुए देखकर झिलमिल को बहुत जलन होती है। फिर वो अगले दिन अपनी सास मालविका के पास जाकर कहती है, माँ जी, अब एक आप ही हो जो विवेक जी को समझा सकती हो। आप तो देख ही रही हो ना माँ जी कि वो आंचल के साथ कितना करीब आने लगा है। जीजा साली तो दूर की बात है, वो दोनों तो दोस्त ही बन चुके हैं। प्लीज माँ जी, उन्हें समझाइए कि आंचल के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखे। मैं उनकी बीवी हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब जब मैं उन्हें आंचल के साथ देखती हूँ तब तब मुझे बहुत बुरा लगता है। झिलमिल बिटिया, मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ। तुम फिकर मत करो, मैं समझाऊंगी विवेक को। फिर मालविका विवेक को समझाती है, लेकिन माँ, मैं और आंचल सिर्फ अच्छे दोस्त थे और आंचल की जगह पर और कोई भी होता ना तो मैं उसकी भी उतनी ही फिक्र करता। इसमें झिलमिल को इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं विवेक बेटा, तू ये बहुत गलत बोल रहा है। झिलमिल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और तू ऐसे कैसे बोल सकता है? अरे कहाँ गया तेरा वो प्यार, कहाँ गई तेरी फिक्र? तू झिलमिल को कितना चाहता था और अब क्या हुआ? जब से तेरी आंखों की रोशनी लौट आई है तब से तू उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा है। जरा सोच, उस बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। अरे बस माँ, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मेरा और आंचल का कोई अफेयर चल रहा है। और आखिर झिलमिल को मेरे और आंचल के करीब आने से इतनी जलन क्यों हो रही है? देखो, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। तो प्लीज उससे कहिए कि खुद भी चैन से जिए और दूसरों को भी जीने दे। पर विवेक, इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। मालविका के इतना समझाने पर भी विवेक पर उसका कोई असर नहीं होता। और एक दिन जब आंचल कॉलेज में टॉप करती है तभी उसी खुशी में विवेक उसे एक बड़ा सा गिफ्ट देता है। कांग्रेचुलेशंस आंचल, तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और ये तुम डिजर्व करती थी। वेल डन आंचल। थैंक यू जीजू, लेकिन मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? खामखा परेशानी ली आपने। अरे इसमें कैसी परेशानी, ये तो बस एक मामूली चीज है। तुम बस खुश रहो और खूब तरक्की करो। और हाँ, अब जब तुम्हारी कॉलेज खत्म हो चुकी है तो तुम्हें तुम्हारे करियर के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जीजू। उन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर झिलमिल का माथा और गर्म हो जाता है। अब बहुत हो गया, अब मुझे सीधे आंचल के पास जाना ही होगा क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। फिर गुस्से में झिलमिल आंचल के कमरे में जाती है। अरे दीदी, अब खाली हाथ क्यों आई हो? मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया क्या? तुझे क्या लगता है आंचल, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? मैं सब समझती हूँ कि तुझे विवेक जी के पास जाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे दीदी, आप ये कैसे खिलौनी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजू और मैं तो केवल अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। झूठ, सारा सर झूठ बोल रही हो तुम आंचल। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, तू मेरे पति को अपना पति बनाना चाहती है ताकि तू इस अमीर घर की बहू बन जाए। तेरे कारण विवेक जी मुझसे नफरत करते हैं। अगर उस दिन उनके आंखों की रोशनी आने के बाद तू उन्हें नहीं दिखती तो वो तुझे झिलमिल नहीं समझ बैठते और जैसे तैसे मेरा स्वीकार ही कर लेते। साली होते हुए घरवाली बनने के सपने देख रही है तू, बेशरम कही की। अरे नहीं दीदी, ये आप क्या बोल रही है? मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप हो जा आंचल, तुझसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे अगर विवेक जी तुझसे बात कर रहे थे तो तू उनसे बात करना बंद कर लेती ना। लेकिन नहीं, तेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं कुछ नहीं जानती। अभी तेरी कॉलेज खत्म हो चुकी है तो तू अब दूसरे शहर चली जा।
और वहीं जाकर सेटल हो जा। किसी को बिना बताए चली जा, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। क्योंकि तू अगर यहाँ पर रही तो विवेक जी मेरे कभी नहीं हो पाएंगे। क्या? लेकिन दीदी, मैं कहाँ पर जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन कल सुबह होने पर तू मुझे यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए। और आइंदा से मुझे अपनी ये शक्ल भी कभी मत दिखाना। अगर तू चाहती है कि मैं जिंदा रहूं और खुश रहूं, तो प्लीज यहाँ से चली जा। झिलमिल की इन बातों पर आंचल कुछ नहीं कह पाती, पर वो अपनी बहन की खुशी के लिए अपना सारा सामान पैक करके वहां से चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ज्वाला अपने पति यशपाल और 2 बेटे मुकेश और अखिल के साथ रहती है। वो स्वभाव से काफी सख्त होती है और हर किसी पर अपना दबाव बनाए रखती है। अरे, आपने क्या अपनी सारी अकल बेच खाई है क्या? दिन रात चलने के बाद बस सांड की तरह फैल जाते हो। अरे जाओ, जाकर बाजार से सब्जियां लाओ। और हाँ, आते समय वो गोपालनाथ मिठाई वाले से मेरे लिए ताजी ताजी रसमलाई और बर्फी भी लेकर आना। ज्वाला, अरे तुम इतनी बुजदिल कैसे हो सकती हो? थोड़ा तो अपने पति पर रहम करो। अरे उस गोपालनाथ के दुकान के बाहर मुझे 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाकर मुझे तुम्हारी मिठाई मिलेगी। हाँ तो आपके पैरों में क्या मेहंदी लगी है क्या, या सांप ने डस लिया है आपको? ज्यादा नौटंकी मत करो मेरे सामने और चुपचाप जाकर जितना बोला है उतना करो। ठीक है, 2 पैसे। मैं आपको कोई पैसे नहीं देने वाली। आपके पेंशन के सारे पैसे अब मेरे पास ही रहेंगे और उन्हें केवल मैं ही इस्तेमाल करूंगी और कोई नहीं करेगा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो ज्वाला? हाँ, सही कह रही हूं मैं। पहले की बात अलग थी। पहले मैं अपने मन को मारती रहती थी और कुछ नहीं खरीदती थी। लेकिन अब जब मेरे दोनों बेटे कमा रहे हैं तो आप उन्हीं से पैसे मांग लीजिए। आपकी पेंशन में से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। सारे के सारे पैसे मैं ही इस्तेमाल करूंगी। लेकिन ज्वाला, ये सही बात नहीं है। अब आप मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या नहीं। और दफा हो जाओ जल्दी से, वरना आज आपको कोई खाना नहीं मिलेगा। अभी बता दे रही हूं मैं। ना जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे मैंने, जो इस जन्म में मुझे ऐसी हिटलर बीवी मिली है। क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिए तो। कुछ भी तो नहीं, जा रहा हूं मैं। ले लूंगा मैं अपने बच्चों से पैसे। ऐसे ही ज्वाला के कारण ना सिर्फ यशपाल को बल्कि मुकेश और अखिल को भी काफी परेशानी होती है। क्या? लेकिन माँ, हम थोड़ी ना रोज रोज कहीं घूमने जाते हैं। हाँ माँ, जाने दो ना हमें दोस्तों के साथ गोवा। अब हम बच्चे थोड़ी ना है। नहीं मतलब नहीं। तुम दोनों को अगर कहीं पर जाना है तो मुझे भी साथ लेकर जाना होगा, वरना तुम दोनों के पिछवाड़े अच्छी तरह से सुझा दूंगी मैं। और हाँ, कल रात को तुम दोनों फिर से 11 बजे आए थे। इतनी रात को घूमने का चस्का लग गया है ना तुम दोनों को। अगर आइंदा से लेट आए तो मैं तुम दोनों को घर में लूंगी ही नहीं। माँ, आप सच में हमारी माँ ही हो ना, या कोई दुश्मन हो? और नहीं तो क्या। अरे आपसे हमारी कोई खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। अरे हम अगर इस उम्र में नहीं घूमेंगे तो क्या बुढ़ापे में लाठी लेकर घूमने जाएंगे क्या? ज्यादा आवाज मत बढ़ाओ, वरना एक लपड़ लगाऊंगी ना तो हमेशा के लिए आवाज चली जाएगी। फिर मैंने कह दिया सो कह दिया। अब मुझे इस घटिया विषय पर और कोई फालतू की बहस नहीं चाहिए। सबका जीना हराम करके
ज्वाला खुद की लाइफ में काफी एंजॉय करती है। एक दिन यशपाल अपने दोनों बेटों के लिए 2 लड़कियों का रिश्ता लाता है और ज्वाला भी उन दोनों को देखकर तुरंत उन्हें पसंद कर लेती है। सिमरन की मुकेश से और अर्पिता की अखिल से शादी हो जाती है। शादी के 1 हफ्ते बाद, अरे ओ अप्सराओ, कहाँ चली हूँ लाली लिपस्टिक लगा के? माँ जी, हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं और हमने घर का सारा काम भी निपटा दिया है। हाँ माँ जी। अरे तुम दोनों ने फिल्म देखने का प्लान कैसे बना लिया? मुझसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं समझी क्या? लेकिन माँ जी, आपसे अनुमति लेना जरूरी है क्या? हमने घर के तो सारे काम निपटा ही दिए हैं ना। अरे चिट्टन की, खुद को ज्यादा सयानी मत समझ। तू और तेरी जेठानी कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर कहीं भी जाना हो तो मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर अनुमति लिए बगैर कहीं भी चली गई तो इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब जाओ, जाकर मेरे लिए कड़ी चावल बनाओ। मुझे कड़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन माँ जी, हमारी बाकी सहेलियां भी हमारा इंतजार कर रही है। प्लीज माँ जी, जाने दीजिए ना हमें। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? अगर वापस से मुंह खोला तो गर्मा गर्म चटका दे दूंगी तुम दोनों को, समझी? चलो अब जाओ अंदर। बड़ी आई फिल्म देखने वाली चुड़ैल कही की। ज्वाला अब अपने बहुओं के साथ भी काफी कठोरता से पेश आने लगती है, जिससे सिमरन और अर्पिता दोनों को भी काफी गुस्सा आता है। फिर एक दिन, माँ जी, आज अर्पिता और मैं हम दोनों बाहर गए थे, तभी मोहल्ले वाली सारी काकियां आपके बारे में बहुत बुरा भला बोले जा रही थी, और उनकी वह सारी बातें सुनकर हमें तो बहुत बुरा लगा। क्या क्या बोक रही थी वो सारी नालायक औरतें? अरे माँ जी, अब क्या ही बताए आपको। सुनकर तो आपको मिर्ची ही लगेगी, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने सच ही कहा है। वो कह रही थी कि आपका शरीर तो बस फैलते ही जा रहा है और दिन ब दिन आप काफी बदसूरत भी होती जा रही हो। अब उन्हें ये थोड़ी ना पता है कि आप तो बस दिन रात बेड पर टांगे फैलाकर ही आराम फरमाती हो। अगर आप कुछ काम करोगी तभी तो पसीना छूटेगा और तभी आप सुंदर बनोगी। अरे पिता बहू, शायद तुम सही कह रही हो। सच कड़वा होता है, लेकिन है तो सच ही। मुझे अब काम करना शुरू करना पड़ेगा, और तब जाकर मैं फिर से पतली और सुंदर दिखूंगी और सबको जलाकर राख कर सकूंगी। हाँ माँ जी, आपको ये सब करने की बहुत जरूरत है। ओफो सिमरन, तू भी ना। माँ जी से ये सब नहीं होगा। माँ जी को तो बस दिन रात आराम ही करना होता है। ये थोड़ी ना पूरे घर की सफाई कर पाएगी। और तो और, इनसे तो बाकी के भी कोई काम नहीं हो पाएंगे। ओए बेवकूफ बददिमाग लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सारे काम करूंगी, जरूर करूंगी। इस तरह देवरानी सिमरन अपनी दाल की भूमिका निभाकर जेठानी अर्पिता उस पर तड़का मार देती है। मतलब वो ज्वाला को भड़काने में कामयाब हो जाती है, और इस वजह से ज्वाला अब ज्यादा काम करने लगती है और दोनों बहुओं को अब काफी आराम भी मिलता है। दोनों देवरानी और जेठानी अपनी ये चालाक हरकतें करना बंद नहीं करती। एक रोज मोहल्ले के मंदिर में बड़ी पूजा होने वाली होती है। अरे ज्वाला, अब इस बार महाप्रसाद बनाने की बारी तेरी है। और हाँ, तू कितना दान करने वाली है? थोड़ा ज्यादा ही कर, क्योंकि तेरे दोनों भी बेटे अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते हैं। अरे आंटी जी, लगभग 100 से भी अधिक लोग हैं, और इतने सारे लोगों का माँ जी खाना कैसे बना पाएगी? हम दोनों बहुएं हैं ना, हम करेंगे ये काम।
हाँ आंटी जी, हम बना लेंगे। और वैसे भी हमारी माँ जी को तो ये भी नहीं पता कि घर में किचन कहाँ पर है, तो ये प्रसाद वो कैसे बना पाएगी। और रही बात दान की, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने पैसे दे पाएंगे दान के लिए। हाय हाय, ऐसी बात है क्या? नहीं तो। अरे मेरे इन निगोड़ी बहुओं की मत सुन, ये दोनों पागल खाने से छूटकर आई है। अरे मैं बनाऊंगी ना प्रसाद, और तो और दान भी सबसे ज्यादा मैं ही दूंगी। तुम लोगों ने क्या मुझे ऐसी वैसी समझ के रखा है क्या? ज्वाला नाम है मेरा, ज्वाला। इस तरह दोनों बहुएं ज्वाला के साथ फिर से खेल जाती है और अपनी सास से काम करवाने के साथ साथ उनसे पैसे भी निकलवा देती है। फिर एक दिन दोनों बहू बेटों की जोड़ी हनीमून के लिए प्लान बनाती है, लेकिन ज्वाला उन्हें कहीं भी जाने के लिए मना कर देती है और इस कारण वो चारों काफी रूठ जाते हैं। पर फिर कुछ दिनों के बाद ज्वाला खुद अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्लान बनाती है। तभी, माँ जी, हो गई ना आपकी सारी तैयारी? हाँ सिमरन, अब बस वो कुर्ते और सेल्फी स्टिक लेना बाकी है, वो भी पैक कर दूंगी मैं। चलो अच्छी बात है, पर माँ जी, आपको पता है ना कि आपकी सारी सहेलियां कैसी है? नहीं मतलब अच्छी है, लेकिन फिर भी। अरे सिमरन, क्यों झूठ बोल रही है? उनकी कोई भी सहेली अच्छी नहीं है। अरे जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करें, वो आपके दोस्त नहीं होते हैं माँ जी। अरे आपकी सारी सहेलियां कितनी बार कितनी सारी जगहों पर जाती है, लेकिन आपको तो पता भी नहीं है। और तो और, उन्होंने तो इस ट्रिप पर भी आपको लेने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आखिर में आपको बुला लिया। और ये सारी बातें मैंने अपनी कानों से सुनी है और देखी भी है। क्या? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। और ऐसे जहरीले लोगों की संगत में आप मत रहिए माँ जी। आप हमारी सास हो, लेकिन फिर भी हम आपसे माँ जैसा प्यार करते हैं, इसीलिए आपको सारी सच्चाई बता दी। हाँ माँ जी, इसीलिए हम नहीं चाहते कि आपको उनके साथ जाकर दुख हो या फिर कोई और परेशानी हो। अपनी दोनों बहुओं की सारी बातें सुनकर ज्वाला अब सोच में पड़ जाती है और वो ट्रिप पर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। फिर अगले दिन ज्वाला अचानक से यशपाल, अमृता और सिमरन को आपस में बात करते हुए देख लेती है। बहुओं, तुम दोनों एकदम सही जा रही हो, ऐसे ही ज्वाला को सबक सिखाओ। हाँ पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और माँ जी को अगर हमने सीधा नहीं कर दिया तो आप हमारा नाम बदल दीजिए। हाँ पापा जी, माँ जी ने तो आपको और हम दोनों के पतियों को काफी परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि आप हम दोनों के पापा के दोस्त हो और आपने हमें यहाँ पर इसीलिए लाया है ताकि हम माँ जी को लाइन पर ला सके। माँ जी आपसे पेंशन के पैसे लेती थी ना, इसीलिए हमने उनके सारे पैसे दान करवा दिए। अरे वो तो हमसे काम भी कितना करवाती थी, इसीलिए हमने भी मिर्च मसालों से भरी बातों को सुना सुना कर उन्हें बहुत भड़काया है और वो खुद ब खुद ही काम करने लगी। और जब उन्होंने हम दोनों के हनीमून को कैंसिल कर दिया, तो फिर हमने भी उन्हें उनकी सहेलियों के खिलाफ भड़काकर उनका ट्रिप पर जाना ही कैंसिल करवा दिया। माँ जी तो अब धीरे धीरे हमारे झांसे में फंसती जा रही है। अच्छा, तो ये सब तुम तीनों का कारनामा है। अरे ये दोनों तो है ही नागिन, लेकिन आप यशपाल जी, आप तो उनके सपेरे निकले। अचानक से ज्वाला को वहां पर देखकर वो तीनों काफी चौंक जाते हैं। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी यशपाल जी कि आप मेरे साथ ऐसा कांड करोगे। अरे आपने तो मुझे सबक सिखाने के लिए
मेरे जैसी ही नमकीन और तीखी बहू लेकर आए। एक तो दाल के बराबर है और दूसरी उस पर तड़का देने वाली। तो फिर मैं और क्या करता ज्वाला? अरे तुम्हारे दबाव के कारण मेरा तो जिंदगी जीना मुश्किल हो गया था। अब जाकर कहीं राहत मिल रही है मुझे। माँ जी, आपको समझना होगा, हर कोई आपके इशारों पर नहीं चल सकता। हर किसी की अपनी ख्वाहिशें होती है, उनकी इच्छाएं होती है और हर किसी के जीवन जीने का तरीका अलग होता है। अरे आप जितना हम लोगों पर दबाव डालती हो, उतना ही दबाव कोई आप पर डाले तो आपको कैसा लगेगा? अब बहुत हो गया माँ जी, अब आपकी नहीं चलने वाली और आपको हर किसी का सम्मान करना होगा और हर किसी को तितली की तरह उड़ने देना होगा। और अब आगे से कोई भी आपके घमंड, डर और अहम के पिंजरे में कैद होने वाला नहीं है। अपनी बहुओं की सारी बातें सुनकर ज्वाला को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो उन तीनों से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहुओं। यशपाल जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा यह स्वभाव कितना गलत है और इसके चलते दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। मैंने सभी के साथ बहुत बुरा किया है, पर अब मुझे अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना है और उन गलतियों को सुधारना भी है। मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आऊंगी। ज्वाला की बातें सुनकर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से सुधर कर सबके साथ प्यार और स्नेह से पेश आती है।